Hello dear learners, welcome back to अभित शिक्षा. Today's daily news capsule is brought to you by अभित शिक्षा. So let us understand. आज की जो important news है वो हम कवर कर रहे हैं. तो पहला जो important news है, judiciary is losing talent as government sits on names. Second news is Punjab government commits to 50% reduction in stubble burning cases this year. Third, with climate change tackling new diseases. Fourth, days when a few nations sets agenda are over. Mr. S. Jaishankar tells UNGA. And last news for today is promote wheat seeds that are heat tolerant, center says to states. तो ये सारे जो है आज के important news है. तो एक एक करके चलिए सबको कवर करते हैं. ये जो important news है, प्लीज़ इस न्यूज़ को ध्यान से सुनना. ये जो है बहुत ही important न्यूज़ है और मैं इसी के साथ आपका कुछ जो है बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको भी क्लियर करते चलूँगी. ओके, तो आपको ये न्यूज़ जो है वो है जुडिशरी इज लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन नेम्स सुप्रीम कोर्ट. तो जुडिशरी का अगर आप इसी न्यूज़ में ये जो सेक्शन है इस पे आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में? 25. और सुप्रीम कोर्ट कितना है? एक सुप्रीम कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट है. हाई कोर्ट्स में सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? 1114, मतलब 1114. ओके, 1114 है सैंक्शन स्टैंड. बट कितने काम कर रहे हैं रियलिटी में? कितने काम कर रहे हैं? वो है 774, दैट इज 774 जजेस जो है वो काम कर रहे हैं. वैकेंसी कितनी है? 340 जजेस की. ओके, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, वर्किंग स्ट्रेंथ जो है वो कम है. आप अगर सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 34, बट काम कितने कर रहे हैं? 32. दो लोगों की अभी भी वैकेंसी है. तो अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने बहुत डिस्कशन किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तीन जो है बॉडीज है, उनमें पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. 3 बॉडीज, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तीनों में जो है पावर्स डिवाइडेड है. ये क्यों हमने डिवाइड किया है? टू मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेस. क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है कभी भी एक्सेस पावर, किसी एक इंसान के पास जो है कभी भी एक्सेस पावर ना हो, इसीलिए हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर अकाउंटेबल है. एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के ऊपर अकाउंटेबल है. दे हैव टू प्रोवाइड द आंसर्स. चेक्स और बैलेंस लगाने के लिए हम लोगों ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को इक्वली इंपॉर्टेंट रखा है. ओके, आप अगर जुडिशरी जो है वो अपने सैंक्शन स्ट्रेंथ, जितना उनका सैंक्शन किया हुआ है, अगर उससे कम में परफॉर्म करेगी तो इट वुड लीड टू व्हाट? डिले. काम में डिले होगा. जो पेंडिंग केसेस है उनका नंबर जो है राइज होगा. पेंडिंग अगर राइज होगा तो कितने सारे इश्यूज होंगे. इश्यूज जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जिसके लिए हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो कितना स्लो हो जाएगा. दिस इज व्हाट? दिस वुड हर्ट, वायलेट the principles which are written in the government. स्पीडी जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये पूरा हर्ट करता है. बिकॉज इतना सारा जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे कम में काम कर रही है हमारी जुडिशरी. हमारी ऑनरेबल जुडिशरी जो है वो उससे कम स्ट्रेंथ में काम करे. अभी इसका अगर हम इतिहास देखें, मैं आपको बोल रही थी कि मैं इसमें आपका कुछ बेसिक्स भी क्लियर करूंगी. सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. जब हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, दे हैव रिटन अ सिंपल थिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द चीफ जस्टिस एंड द जजेस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. हमारे प्रेसिडेंट साहब जो होंगे वो क्या करेंगे? वो अपॉइंट करेंगे किनको? जो जजेस है उनको वो अपॉइंट करेंगे. ये सिंपल सा एक बात लिख के गए हैं वो. लेकिन उसके आगे का प्रोसीजर क्या है, उसके लिए हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार जो है अमेंडमेंट्स किए गए, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई. ओके, कुछ ग्रे एरियाज होते हैं ना, इट्स नीदर ब्लैक नॉर वाइट, बट कुछ ग्रे एरियाज है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है. ग्रे एरियाज को पकड़ के कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है. तो सिंपल सी बात की गई है कि जो जजेस होंगे वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब तो उनको वो नॉमिनेट करेंगे, बट with consultation by whom? With consultation of Chief Justice of India. यहाँ आ जाता है ग्रे पॉइंट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन पे आप करेंगे. कंसल्टेशन पे आप जो है आप उनको बनाएंगे, जो जजेस होंगे उनको आप अपॉइंटमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये आपको समझ आ गया होगा. अब यहाँ पे बहुत सारी केसेस हुई. ठीक है, हम इसको ये जो 3 जो जजेस केसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट
फर्स्ट जजेस केस हुआ था आपका 1981 में। इलेक्शन को जजेस की जो है अपॉइंटमेंट को लेके बात हुई, तो ये पहला जो फर्स्ट जजेस केस में ये निर्णय आया कि एग्जीक्यूटिव के पास जो है वो पावर रहेगी। ओके, एग्जीक्यूटिव वुड हैव द पावर टू नॉमिनेट। इसमें जो है प्राइमेसी किसको दिया गया है? एग्जीक्यूटिव कौन? प्रेसिडेंट के पास पावर होगा, ईदर ही कैन कंसल्ट एंड टेक द एडवाइस और ही कैन नॉमिनेट बाय हिज ओन। इसमें जो पावर किसके पास दी गई है? एग्जीक्यूटिव के हाथों में पूरी की पूरी पावर थमा दी गई थी। इन विच केस? फर्स्ट जजेस केस में। अभी कुछ सालों के बाद 12 साल तक ये लगभग चला, ये जो ऐसे इलेक्शन मतलब नॉमिनेशन का जो क्राइटेरिया था वो 12 सालों तक चला। अब आया सेकंड जजेस केस में ये बोला गया कि नो, आज जो है एग्जीक्यूटिव को इतना जो है पावर आप नहीं दे सकते, बिकॉज जुडिशरी जो है एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। आप जो है एग्जीक्यूटिव को लाके यहाँ पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को आप हर्ट नहीं कर सकते। आप जो है जुडिशरी की जो है ये, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप जब फेडरलिज्म पढ़ेंगे आपको पता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म को ये कॉन्सेप्ट जो है ये हर्ट करेगा। सो what the Supreme Court had given the verdict was कि सेकेंड जजेस केस जो हुआ था 1993 में, उसमें ये वर्डिक्ट आया था कि आप जो है कंसल्ट करेंगे, किसको कंसल्ट करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कंसल्ट के साथ एक और वर्ड यूज किया गया था, वो था कॉन्करेंस वर्ड ये बोलता है कि आपको जो चीफ जस्टिस है उनका बात आपको मानना ही होगा। और इसी के साथ, क्योंकि अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कॉन्करेंस वर्ड के साथ पावर किसको दिया गया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो ये क्या हुआ? ये भी तो एक तरीके से मोनोपोली हुई। तो थर्ड जजेस केस में जो 1996 में आया, उसमें ये वर्डिक्ट दिया था कि एक कॉलेजियम बनेगा और विच विल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 5 जो जजेस है उन लोगों का मिलाकर एक कोलिजियम बनेगा। अंडरस्टूड? कोलिजियम बनेगा तो दे वुड अपॉइंट दी जजेस, जो भी होगा अपॉइंटमेंट होगा। अब किसके थ्रू होगा? कोलेजियम सिस्टम के थ्रू। अभी व्हाट विल हैपन इज कोलेजियम में मैंने आपको बता दिया 5 जो है जजेस वो मिलके इलेक्ट करेंगे किनको? जो जितने भी जजेस हैं उनको इलेक्शन जो मतलब नॉमिनेशन जो होगा और जिनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वो कोलेजियम के थ्रू हो जाएगा। अब गवर्नमेंट को 2014 में ये लगा कि उन्होंने एक पास किया बिल, दैट वाज एनजेएसी का एक बिल जो है उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी, एक कमेटी का गठन किया जिसमें गवर्नमेंट प्लस जो है आपका जुडिशरी दोनों मिलके जो है अपॉइंटमेंट करेगी। किनकी? ये 2014 है। जजेस केस में मैंने आपको बता दिया कॉलेजियम फॉर्मेशन होगा। तो इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी में ये बोला गया, ये एक बिल पास किया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके। ये बिल जो है पार्लियामेंट में पास किया गया था। उसमें ये बोला था कि गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और जुडिशरी जो आपका कॉलेजियम है उनमें से कुछ आप लोगों को आप अपॉइंट करिए, तो तब जाके क्या होगा? एक फेयर हम लोगों को देखने को मिलेगा, फेयर अपॉइंटमेंट चांसेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या इशू हो जाता है? नेपोटिज्म का जो इशू है वो राइज होता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम जो है कुछ मेंबर्स भेजेंगे, जुडिशरी के कुछ मेंबर्स होंगे, हम मिल के जो है किसको अपॉइंट करेंगे? जजेस को। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि एनजेएसी जो है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये वर्किंग ऑफ जुडिशरी में इंटरफेयर करता है और ये हर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। दैट्स व्हाई एनजेएसी जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। दैट्स व्हाई 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एनीमोर। ये जो है वॉइड हो गया। अब इससे क्या होता है? ये बहुत सालों से जो है इश्यूज जो है वो चलते आ रहा है, जो गवर्नमेंट का जो है इश्यूज जो है ये चलते आ रहा है। और ये जो इसी कारण की वजह से क्या हुआ? there has been delays in delivery of justice। अंडरस्टूड? ये है आपका बेसिक्स के लिए मैं ये लाई थी। दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी भी आप अगर जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है ये
जजेस केस जो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पढ़ना ही होगा। एंड आई थिंक आई हैव मेड यू क्लियर कि क्या किस तरीके से जो कॉलेजियम सिस्टम का जो है, और मैं आपको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी काफ़ी अच्छे से बता दिया होगा। सो दैट वाज द इशू। इससे आप अपने जो जब आप पढ़ेंगे अपने बेसिक्स जब आप क्लियर करेंगे तब आप मेक श्योर करिएगा कि इसके ऊपर जो है आप अपने नोट्स बनाएं और इसको इस टॉपिक को प्लीज़ 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 रिवाइज करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक from exam point of view. Okay, so let us move on to the next news. Next news is Punjab government commits to 50% reduction in stubble burning cases this year. Stubble burning, अब हम नए टॉपिक पे आ जाते हैं, that is stubble burning. Stubble आपको पता होगा ये हमारा एक पेड़ है, this is our plant, ठीक है, ये एक प्लांट है। तो जब प्लांट जब है इसको जब इसका हार्वेस्ट हो जाता है, जब ये हार्वेस्ट हो जाता है तब इसको क्या होता है कि इसको कट करना होता है। तो अगर आप नॉर्मल अपने हाथों से उठाएंगे तो ये आप इसको पूरा जड़ के सहित आप निकाल सकते हैं। दिस इज द रूट्स ऑफ द प्लांट, ये एक प्लांट है उसका रूट्स है। आप जब इसका कटाई हो गया तो आप इसके रूट्स अगर आप खींचने लगो तो वो आ जाएगा। बट क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो जब ये कट करते हैं तो अब क्योंकि वो थ्रेशर से कटिंग करते हैं, अभी वो नया मशीन लगा के कट करते हैं, तो मशीन क्या करता है कि कट तो वो करता है बट इतना पार्ट जो है वो रह जाता है। मतलब ये जो पार्ट है, अब नाउ व्हाट इट लुक्स लाइक इज दिस, ये आपका रूट्स है और ये जो है इतना सा पार्ट जो है रह जाता है। और इस तरीके से पिक्चर अगर आपको दिख रहा होगा तो इस तरीके से काफ़ी छोटे छोटे जो है इसको परली जो बोलते हैं वो जो है रह जाता है। अब गवर्नमेंट के पास फार्मर्स के पास क्या होता है कि खरीफ और रबी के बीच में बहुत ही कम समय होता है। ओके, खरीफ और रबी के बीच में जो है बहुत कम समय होता है। और जब रबी सीजन जब वो दिसंबर के महीनों में जब क्योंकि उनको जो है रबी सीजन जो है आ जाता है तो उनको खरीफ का जो प्लांट्स है उनको कट कर देना होता है, तो उनके पास समय कम होता है या फिर वो अवेयर नहीं होते या फिर उनके पास मैन पावर की कमी होती है। फॉर वेरियस रीजन वो क्या करते हैं कि ये जो इतना सा जो पार्ट रह जाता है इसको वो पूरा जला देते हैं, इसको लाइक दिस जला देते हैं। अब अगर हम कल के कॉन्सेप्ट पे अगर थोड़ा सा ये आपको याद दिलाऊं मैं, हम लोगों ने कल विंड्स मॉनसून की बात की थी। अब मॉनसून का जो हवा जो है वो रिट्रीट कर रहा होता है, वो जो है रिट्रीट कर रहा होता है किस तरफ से, पंजाब और राजस्थान के एरिया से वो रिट्रीट कर रहा होता है हवा। अब आप उस हवा में इस तरीके से जो है पोल्यूशन जो स्मोक जो है अगर वो मिल जाए तो क्योंकि वो रिट्रीट कर रहा होता है तो वो दिल्ली और एनसीआर के जितने भी एरियाज हैं वहाँ से जो है ये स्मोक जो है वो लेके चला जाता है। इसीलिए सर्दियों में आपको पता होगा कि दिल्ली को जो है गैस चैम्बर बोला जाता है, गैस चैम्बर जो है वो बोला जाता है गैस चैम्बर, क्योंकि ये जो हवा जो है उसके अपने साथ जो है ये सब स्मोक कैरी करके लेके जाती है। इसी की वजह से जो है दिल्ली में जो है सर्दियों में गैस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और एयर क्वालिटी जो है होता है वो काफ़ी और ज़्यादा पुअर हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ये है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग जो है ये जो इशू है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है क्योंकि सांस लेना, एयर पोल्यूशन, क्वालिटी एयर ब्रीदिंग जो है दिस इज़ वन ऑफ आवर राइट्स। हमारा जो है क्वालिटी एयर ब्रीदिंग जो है वो हमारा दिस इज वन ऑफ आवर राइट। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आइडियाज दिए, जैसे एक पूसा बायो डिकम्पोजर होता है, पूसा बायो डिकम्पोजर जो होता है उसको आप अगर खेत में अगर डाल दे तो वो क्या करती है कि जो 10-12 दिन में ही ये जो रह जाता है इसको क्या करती है पूरा मैन्योर में बदल देती है। ये जो बायो डिकम्पोजर को अगर आप अपने खेत में अगर ऐसे डाल दें तो वो जो है ये स्टबल को खा देती है और उसको क्या बना देती है, वो एक मैन्योर की तरह काम करने लग जाता है। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टबल अगर जो स्टबल जो रह जाता है उसको अगर हम निकाल के उसको हम स्ट्रॉज बना सकते हैं, इसका हम बायोफ्यूल में यूज़ कर सकते हैं। यूजेस तो है वो बहुत सारे हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें जो है क्या करना है, फार्मर्स को क्या करना है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपको अवेयर करना है फार्मर्स को कि नहीं आप प्लीज़ इसको ऐसे मत जलाइए क्योंकि दिस वुड हर्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसका? जो आसपास की जो टेरिटरीज है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और वहाँ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से जितना हवा आता है ये जो है पूरा एरिया को जो है स्मोकी कर देता है। अंडरस्टूड? तो हमें जो है अवेयरनेस क्रिएट करवानी है किनके बीच में, जो हमारे फार्मर्स है जिनको पता नहीं है या फिर वो थोड़े से रिलक्टेंट है, उनको समझाना चाहिए। दैट्स हाउ वी कैन रिड्यूस द इशू ऑफ स्टबल बर्निंग।
अंडरस्टूड। तो यही है इस न्यूज़ में, उन्होंने कमिटमेंट किया कि 50% जो है स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करेंगे। दिस वाज द न्यूज़। और फिर every year stubble burning is a major problem in some northeastern state during October November and smoke from Punjab further increases air pollution in Delhi। आपको पता ही होगा क्योंकि इस समय जो है दिवाली का भी समय रहता है, उसके वजह से भी काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं, और दिवाली के साथ साथ ये जो है स्मोक जो स्टबल बर्निंग है उसका भी इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज़। जो अगला न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज ओनली, विद क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यूज डिजीज सिनेरियोज। तो क्लाइमेट चेंज का न्यूज़ जो है वो आपको हर रोज़ आते रहेगा, क्योंकि हर रोज़ एवरी गवर्नमेंट स्पीक्स अबाउट व्हाट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो इशू है दैट इज़ वेरी मल्टीफेसिटेड एंड इट इज़ इन लेयर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लाइमेट चेंज जो है इट इज़ रिलेटेड टू एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्लाइमेट जो है हमारे साथ एवरी पार्ट ऑफ लाइफ के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। इट इज़ अ वेरी मल्टीफेसिटेड इशू। अगर आपको क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है तो हमें जो है अपने जो है डेली लाइफस्टाइल में जो है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। इसीलिए आपको याद होगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला, मिशन लाइफ, जिसमें हमें लाइफ अपने जो है लाइफस्टाइल में भी चेंज लाने की उन्होंने बात की थी। तो हम ये अगर न्यूज़ को समझे तो इसमें ये बोला गया कि हाउ क्लाइमेट चेंज एंड द डिजीज इज इंटरकनेक्टेड। हेल्थ और डिजीज इंक्रीजिंग और क्लाइमेट चेंज किस तरीके से जो है एक साथ इंटरकनेक्टेड है। एक एग्जांपल इसमें ये दिया गया है कि अगर आप देखेंगे मलेरिया कौन क्रिएट करता है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय एनोफिलीज मॉस्किटोज। एनोफिलीज मॉस्किटोज जो है वो उसकी वेक्टर होती है, आपको पता होगा एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, अंडरस्टूड। अब मलेरिया होगा किसके थ्रू, मॉस्किटो जो है उसका जनरेशन किससे होगा, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा, बारिश होगा, प्रेसिपिटेशन से होगा। प्रेसिपिटेशन इज रेन। प्रेसिपिटेशन जो है उससे होता है क्या, जो मलेरिया जो है उसका इंक्रीज। प्रेसिपिटेशन किसके होने से होता है, क्लाइमेट के होने से प्रेसिपिटेशन होगा। ये तो आपको पता ही होगा, इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट, कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट, ये तो पता ही होगा। सो प्रेसिपिटेशन जितना वेरी करेगा उतना ही ज़्यादा मॉस्किटो का जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ते रहता है। आपको अगर पता हो तो जब रिट्रीट करता है मॉनसून तो कभी कभी जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश करा देता है किन्हीं एरियाज़ में। हमने डिस्कस किया था सिकल सेल एनीमिया, इफ़ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। सिकल सेल एनीमिया किससे होता है, मलेरिया जो है हमने इवोल्यूशन किया हमारी बॉडीज़, तो किसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ट्राइबल एरियाज़ कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में जो है ये क्या बोलते हैं मलेरिया के जो है इश्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाते हैं। अंडरस्टूड। तो ये जो है हमें जो है बारिश को अगर कम करना, हम बारिश को तो रोक नहीं सकते, वी कांट स्टॉप द रेन्स, तो हमें जो है अपने जो है क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उसको बेटर करने की ज़रूरत है। तो मलेरिया जो है ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका जो है इंसिडेंस, उसका जो फ्रीक्वेंसी है और लोगों की कितना जल्दी इफेक्ट करता है, दैट हैज़ ऑल्सो रीजन। ओके, ये तो हो गया आपको एक मलेरिया का मैंने एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट जो है उन्होंने ये भी बोला है कि क्योंकि ऐसा डिजीज़ जो है उसका जो है फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से क्या है, एक डिजीज़ बर्डन है हमारे ऊपर, क्या है, एक बर्डन एक्स्ट्रा जो है हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो है अपना जो हेल्थ के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं। सो ये क्या हो जाता है, एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है। अंडरस्टूड। ये तो हो गया एक और कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद हो निपा वायरस जो है वो किस तरीके से हुआ, क्योंकि जूनोटिक डिजीज़ है, पिग फ्रूट बैट से इंसानों को हो गया। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, क्योंकि जो है हम जो है हमने फ्रूट्स के जो है फ्रूट बैट्स के जो है एरिया में इंक्रोचमेंट किया, तभी वो हमारे एरियाज़ में आए और तभी उन्होंने हमारे फ्रूट्स को जो है इन्फेक्ट किया और हमने वो खाया। सो ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन से ही डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो कनेक्टेड तो है। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल, बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए, जो है कैटल वायरस का भी उन्होंने दिया। और अगर आपको पता हो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड कंट्री है, ह्यूमिडिटी से क्या होता है, इन्फेक्शन के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। लेट अस मूव ऑन टू दी
नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज डेज व्हेन अ फ्यू नेशन सेट एजेंडा आर ओवर, जयशंकर टेल्स UNGA। तो आपको पता होगा कि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है, वो अभी गए हैं कहाँ पे, न्यूयॉर्क पे गए थे, और उन्होंने क्या बोला कि वो UNGA में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में उन्होंने कल अपना एक स्पीच रखा। तो उन्होंने बोला कि वी नीड व्हाट, कोलैबोरेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, कोलैबोरेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो है अब वर्ल्ड जो है, कभी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड जो है अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा है। अभी हमें क्या ज़रूरत है, डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ने की। हमें क्या है, डाइवर्सिफिकेशन को जो है उसको एक्सेप्ट करने की जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। डेमोक्रेटिक डाइवर्सिफिकेशन करने की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है डेमोक्रेटिकली जो है डाइवर्स नेशंस जो है, या फिर आप जो है बड़ी चंक जैसे G20 में अभी हमने अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप इसको ऐसे अलूफ नहीं रख सकते। उसी तरीके से UN जो सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें आप जब 5 नेशन जो है जिनके पास आप ऐसी वीटो जैसी पावर दे देते हैं, इट बिकम्स वेरी रूडिमेंट्री, क्योंकि जो है अब वर्ल्ड जो है, क्योंकि सिर्फ 5 पावर्स नहीं है वर्ल्ड में, नाउ देयर आर वेरियस पावर्स इंक्लूडिंग वेरियस रीजनल पावर्स जो है उसका भी आप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देख सकते हैं एवरी स्फीयर में। आप साउथ ईस्ट एशिया जो है, आसियान की जो कंट्रीज हैं, आप उनको पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? उनका रिप्रेजेंटेशन एक इतने बड़े मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे आप कैसे रोक सकते हैं? आप साउथ एशियन कंट्रीज को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? आप जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं रखते हैं इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। आप जो है ग्लोबल नॉर्थ की जो है एडवोकेसी करती है, और ग्लोबल साउथ का क्या? वेयर द पॉपुलेशन इज हाई, वेयर द ग्रोथ इज एट हाई पेस, हाउ कैन यू लिव ग्लोबल साउथ? आपका UNSC में अफ्रीका से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। What you will do about that? He has this question. वो उन्होंने ये क्वेश्चन जो है पुट किया इन दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। He said that जो है, अब देखिए न्यू दिल्ली जो डिक्लेरेशन हुआ, न्यू दिल्ली जो है आपने G20 का जो समिट कराया है, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक, क्योंकि हिस्टोरिक G20 मीट, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे डिक्लेरेशन करवा दिए व्हेन द वर्ल्ड इज वेरी जो वर्ल्ड में क्या दिखते मिला है, नॉर्थ और साउथ का जो है इशू जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, तब भी आपने ऐसे जो डिक्लेरेशन वो करा के दिखाए। दिस शोज व्हाट, डिप्लोमेसी। और आप ऐसे डिप्लोमेटिक कंट्री को आउट ऑफ पावर नहीं रख सकते। व्हेन द वर्ल्ड 17% पॉपुलेशन को आप अलग नहीं रख सकते आउट ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। सो दैट वाज द न्यूज़। उन्होंने ये बोला है कि वी नीड मोर रिप्रेजेंटेशन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो है चाइना और कनाडा को भी कहीं ना कहीं उन्होंने बोलने की कोशिश की है कि योर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इज योर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, और हमारा क्या? सो यू कैन नॉट इंटरफेयर इन इंडियाज मैटर नाउ, और उन्होंने एक और बात की है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की है। नाउ वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम व्हाट, नॉन अलाइंड एरा टू विश्वामित्र एरा। व्हाट विश्वामित्र क्या है? अ फ्रेंड टू दी वर्ल्ड। हमने अब पहले क्या थे, हम नॉन अलाइंड थे, 5 कंट्रीज थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के, बट अब हमने क्या किया, कैसे कैसे फोरम्स को ज्वाइन किया है, जैसे कि आप क्वाड जो प्रो वेस्ट है, आपने ब्रिक्स प्रो रशिया है, आपने I2U2 गल्फ कंट्रीज में भी आपने जो है कोऑर्डिनेशन की बात की। आप सार्क जैसे रीजनल फोरम में आप बिम्स्टेक जैसे रीजनल फोरम के हेड है, बिम्स्टेक जैसे फोरम के आप जो है एडवोकेसी करते हैं, आप ग्लोबल साउथ की एडवोकेसी करते हैं। तो हम जो है क्या है, नॉन अलाइंड एरा से हम क्या है, विश्व मित्र के और मतलब एक मल्टीलेटरल वर्ल्ड की तरफ चल रहे हैं, मल्टीलेटरल वर्ल्ड की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। सो नाउ इट इज हाई टाइम फॉर ग्लोबल नॉर्थ ऑल्सो टू लीव देयर लाला वर्ल्ड एंड टू मूव टूवर्ड्स व्हाट इज रियल, व्हाट इज मल्टीलेटरल।
अंडरस्टूड? सो ये उनका जो था, इन्होंने जो भाषण दिया उसमें यही क्रक्स था. सो द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज प्रमोट वीट सीड्स दैट आर हीट टॉलरेंट, सेंटर टेल्स स्टेट. तो अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो है क्लाइमेट चेंज, ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से ही इश्यू रिलेटेड है. क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, जब आप जो है वीट उगाते हैं, वीट जो है कौन से सीजन में लगाते हैं, राबी सीजन में, ठीक है, ठंडी के सीजन में लगाते हैं. अभी आप जब कट करते हैं, वीट कट करने का, हार्वेस्ट करने का समय होता है, वीट जो है हार्वेस्टिंग का समय होता है, दैट इज ऑफ मार्च. मार्च के महीने में आप जो है वीट को हार्वेस्ट करते हैं. अब क्या होता है, वीट जो जब हम पहले टाइम पे, अगर आप 20-25 साल पहले समझे, क्योंकि मार्च के समय जो है ये ठंडा रहता था, तो क्या होता था, हार्वेस्ट करने में कोई इशू नहीं होती थी. बट अब क्या हुआ, मार्च के महीने में भी इस साल जो है 2023 में क्या देखने को मिला, हीट वेव. और ये हीट वेव क्या करता है, वीट का जो है सैपलिंग है, जो उसके जो वीट का जो गेहूं के जो दाने हैं उसको नष्ट कर देता है, इसको जो है नष्ट कर देता है. सो हमें क्या करना है, अब सेंटर ने क्या एडवाइस किया कि इट हैज़ एडवाइज ऑल द स्टेट टू यूज व्हाट, वीट सीड्स दैट आर हीट टॉलरेंट. क्योंकि अब जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से मार्च के महीने में भी हीट वेव्स का जो है इंसिडेंस बढ़ गया है, इसीलिए उनको क्या यूज़ करने को बोला, हीट टॉलरेंट. क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप वीट अनअवेलेबल अगर आपके पास हो गया तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी के पे ऊपर इशू आएगा. एंड फूड सिक्योरिटी पे इशू आने से क्या होगा, इंपोर्ट हमें कराना होगा. एंड इंपोर्ट वुड लीड टू व्हाट, इंपोर्ट डिपेंडेंस, हमारे जो है पब्लिक एक्सचेकर को जो है उसको कम कर देगा. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमें जो है फूड इंपोर्ट कराना होगा. सो दिस वुड लीड टू व्हाट, फूड इनसिक्योरिटी, जिसको हम ज़रा भी अब सोच नहीं सकते अबाउट फूड इनसिक्योरिटी. वी कैन नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड स्टेट टू प्रमोट व्हाट, हीट टॉलरेंट सीड्स. हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ऐसे सीड्स है जो क्या है, वीट को जो हीट है उसको टॉलरेट कर पाए. सो वी हैव टू यूज दोज नाउ. अंडरस्टूड? ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्लाइमेट. आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे तो फिर ये सारे इश्यूज भी है अपने आप कम हो जाएंगे. सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन. अगेन अ रिमाइंडर, अगर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, सो यू कैन जॉइन अभित शिक्षा. एवरीथिंग इज रिटन हियर. द प्राइस इज़ वेरी मिनिमल. हमने जो है बहुत ही कम प्राइस में आपको क्वालिटी जो है अफोर्डेबल एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं. दिस इज़ द नंबर, यू कैन कॉल देम और यू कैन जॉइन द टेलीग्राम लिंक ऑल्सो. एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस कोड PD100 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट in this. So with this, let us wind up today's class. Please give a thumbs up and write in the comments अगर आपको classes अच्छे लग रहे हैं. And we will meet tomorrow. Till then, take care and thank you.